बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर न सिर्फ पटना बल्कि दिल्ली के सियासी गलियारों में खूब चर्चा की जा रही है। दरअसल हो क्या रहा है, बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। वो यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं, उनके पिताजी भी कई बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने जब वो राज्यसभा के सांसद बने, दिल्ली आ गए तो उन्होंने वो सीट छोड़ दी, जिसके बाद उपचुनाव हो रहा है। अब जनसुराज पार्टी के सूत्रधार संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। वो पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं बांकीपुर से, जिसकी वजह से लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी का ये गढ़ है, बीजेपी तो पिछले 30 सालों से यहां नहीं हारी है, बीजेपी बहुत आसानी से सीट निकाल लेगी। लेकिन जब से पीके के चुनाव लड़ने का ऐलान हुआ है, तब से यह कहा जा रहा है कि हो सकता है बीजेपी के लिए यह वाली लड़ाई इस बार की कठिन हो जाए। कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है बांकीपुर में। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। रेखा गुप्ता पहले कांग्रेस में रह चुकी हैं, अभी वो आरजेडी के साथ हैं, तो वो आरजेडी की ओर से उम्मीदवार होंगी। कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता चाहते थे कि विपक्ष का सिर्फ एक उम्मीदवार हो, साझा उम्मीदवार हो, और इसी वजह से कांग्रेस के कुछ नेताओं में नाराजगी भी इस बात को लेकर है कि आरजेडी ने कैसे हमसे बिना पूछे उम्मीदवार की घोषणा कर दी। अंदर खाने क्या कुछ हुआ है, ये कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग ही बता पाएंगे, लेकिन सियासी गलियारों में तो मनमुटाव की चर्चाएं चल रही हैं। तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर ही आज हम तर्कश में बात करने वाले हैं। प्रशांत किशोर की साख से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या वो बांकीपुर सीट जीत पाएंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में तो उनकी पार्टी का खाता नहीं खुल पाया था। तो इस पर ही हमारे साथ बात करने के लिए आज 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रामकुमार पाल जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसके अलावा डॉक्टर आलोक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। शाहान परवेज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा विक्रांत विक्की जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड से वो जुड़े हुए हैं, नेता हैं उसके। रामकुमार पाल जी के पास चलेंगे। रामकुमार पाल जी क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर? पहले मैं आपको उनका बयान सुनवा देता हूं। उनका कहना है कि बीजेपी को अहंकार हो गया है। बीजेपी वालों को लगता है कि अगर हम कुत्ते बिल्ली को भी बांकीपुर से खड़ा कर देंगे तो वो लोग जीत जाएंगे। हम इसी अहंकार को तोड़ने आए हैं, बीजेपी को ये जताने आए हैं कि उनका गढ़ भी हम जीत सकते हैं, ऐसा पीके का कहना है। आपके हिसाब से बांकीपुर में लड़ाई दिलचस्प हो गई है? कुत्ते बिल्ली वाली भाषा तो उनका एटीट्यूड है, और उनको हराने के लिए तो आरजेडी ने उम्मीदवार खरीद कर दिया है। और आरजेडी जैसे यूपी में सपा है, वैसे बिहार में आरजेडी है, और ये हमारा बीजेपी का गढ़ रहा है। तो यहाँ पर उनको जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ वोट काटेंगे, हमें सहायता ही करेंगे वो भाजपा को, वो कोई आरजेडी को सहायता नहीं करेंगे। उनकी जो भी वोट कटिंग होगी वो भाजपा के लिए फायदेमंद होगी, और जीत तो उनके लिए बहुत दूर है। अगर जो कांग्रेस कह रही थी कि एक उम्मीदवार, तो शायद लड़ाई कांटे की होती जो आप कह रहे हैं। लेकिन इनको शब्दों का चयन करना चाहिए। जनता के बीच जा रहे, जनता का मन लेना है, जनता का वोट लेना है, तो कुत्ते बिल्ली वाली भाषा क्या है? ये कोई भाषा होती है? जी रामकुमार जी, हमारे साथ आलोक पांडे जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। जी रामकुमार जी आपके पास आएंगे सर। सबसे पहले पहली प्रतिक्रिया लेते हैं इस बातचीत की। डॉक्टर आलोक जी, आपके हिसाब से पीके जो दावा कर रहे हैं, पिछले साल उनके हमने बहुत सारे दावे सुने थे, लिखकर पर्चियों में दे रहे थे मीडिया कर्मियों को कि देखो कितनी सीटें किसको आ सकती हैं। जेडीयू के भविष्य को लेकर उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की थी जो पूरी तरह ही गलत हो गई थी। उनका कहना था कि 20, 25, 30 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेगी। अब पीके के दावों में कितना दम है? नहीं, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी पीके से। वो जेडीयू कह रहे थे, वो जेडीयू नहीं आरजेडी थी, बस स्पेलिंग मिस्टेक थी। उनकी भविष्यवाणी कहाँ गलत हुई? 25 तो आए आरजेडी की, और जेडीयू कह रहे थे, बस इतना ही गलत हुआ है। तो प्रशांत किशोर, देखिए आप, बिहार की जनता में विपक्ष की भूमिका आज की डेट में कौन निभा रहा है? आरजेडी निभा रही है। मुझे तो नहीं दिखाई देती बिहार के मुद्दों पर आरजेडी सक्रियता से। पवन तिवारी हत्याकांड जो हुआ, भरत तिवारी माफ कीजिएगा, उसमें मुझे नहीं लगता कि जो आरजेडी प्रमुख है गए क्या उनके पास? कौन लड़ा? बीजेपी के मुख्यमंत्री तक विरोध में है, और उनकी कैबिनेट के लोग जो है भरत तिवारी के साथ खड़े हैं। ये है इस बार लड़ाई का मुद्दा। पीके चुनाव को दिलचस्प करेंगे, और बीजेपी के अंदर जो भितरघात है उसका परिणाम ये भी हो सकता है, क्योंकि पीके ये बात कर रहे हैं कि यहाँ सरकार तो बदलेगी नहीं, तो बीजेपी समर्थकों को ये चिंता तो है नहीं
कि अगर ये चुनाव अगर पीके जीत जाते हैं तो बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी। और जो बीजेपी का एटीट्यूड है कि आप कुत्ता खड़ा कर देंगे, तो बिहार के सवर्णों को वो कुत्ता मानते हैं, क्योंकि सम्भ्रांत वोटर तो यहाँ सवर्ण है। तो बीजेपी का एटीट्यूड इतना ज्यादा है, अभी 240 वाली हार वो भूले नहीं है। देश की जनता तुरंत, ये भारत की जनता और कुछ उतारे न उतारे, एटीट्यूड तुरंत उतारती, खटाक एक झटका लगता है औकात दिखाने में। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि कुत्ता खड़ा करने से वहां जीत जाएंगे, तो ठीक है, फिर तय हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी जरा संभल के बोलना चाहिए। भले आप 40 साल से जीत रहे हैं, ऐसे कांग्रेस भी कितना करती थी अनंत काल से, लेकिन उसका कांग्रेस की क्या दुर्गति हुई उन सीटों पर जहां कभी कांग्रेस हारा नहीं करती थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि पीके के आने के बाद मामला दिलचस्प जरूर है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक सवर्ण बनाम जो दूसरी जाति का चल रहा है, जो लोग सम्राट चौधरी को आगे नहीं आने देना चाहते, बहुतों का हिस्सा मान के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, और जिस तरह से फेक एनकाउंटर में उस अधिकारी को ये प्रमोशन देते हैं, इतनी घटनाएं होने के बाद, और फिर पीके क्योंकि ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वहां से चुनाव लड़ने के बाद सरकार बदलनी नहीं है, तो मुझे लगता है मामला दिलचस्प तो जरूर होगा। जीत हार तो वहां पाकीपुर की जनता तय करेगी। बिल्कुल। हमारे साथ परवेज जी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, उनके पास चलते हैं। अगर आरजेडी एक उम्मीदवार देती या विपक्ष एक उम्मीदवार देता, संयुक्त उम्मीदवार होता और बीजेपी और उस उम्मीदवार के बीच में लड़ाई होती, तो क्या परवेज जी मुकाबला ज्यादा कड़ा नहीं होता? जनसुराज वाले कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बना के आपने विपक्ष का वोट बांट दिया, तीसरे नंबर पर आएंगे आप, हो सकता है चौथे नंबर पर चले जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। वैभव जी, मैं तो बड़ा आश्चर्य हूँ कि जो इस देश में पीआर मैनेजमेंट के तहत जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, क्या वो नैरेटिव जनता के बीच में जा पाएगी? कि जन सुराज के लोग और मीडिया के लोग हमें कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल को कह रहे हैं कि हमारा एक ही कैंडिडेट है, रेखा गुप्ता जी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगनीलाल मंडल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा किया कि महागठबंधन का एक ही उम्मीदवार है, और वो सीट पहले कांग्रेस को दी गई थी, और 2025 में वो सीट आरजेडी के कोटे में थी, और आरजेडी से रेखा गुप्ता जी पहले भी चुनाव लड़ी हैं। और जिन लोगों को ये भ्रम है, मैं ये बता देता हूं कि रेखा गुप्ता जी पिछले 2025 चुनाव भी लड़ी, और वहां से करीब करीब 46-47 हजार वोट हम लोगों को प्राप्त है। और जिसके लिए आप लोग कैंपेन कर रहे हैं, ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है देश के अंदर, मीडिया के अंदर, पीके की कैंडिडेट वंदना कुमारी जी पहले 2025 में भी वहां से चुनाव लड़ी, और मेरा ख्याल है कि 7,7500 वोट के आसपास में वहां से उनको निपट गई वो। और प्रशांत किशोर जी जो 2025 के चुनाव में ढिंढोरा पीट रहे थे कि मैं सरकार बनाने जानता हूं, सरकार बनाने में हमारी भूमिका रहती है, मैंने कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया पूरे देश के अंदर, तो वो बेचारे, उनकी पार्टी की क्या हाल हुई। और उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के तहत काम किया, जिसमें कि जो एंटी बीजेपी वोट था या जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था, उसका पोलराइजेशन 2 पोलों में कराया गया। और पीके इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे के साथ काम कर रहे हैं। और इंटरनली आज भी ये जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, जहां पे सीधी टक्कर राष्ट्रीय जनता दल से भारतीय जनता पार्टी की बांकीपुर विधानसभा में है। और पिछले चुनाव के परिणाम को भी जब आप देखेंगे तो हमें 47,000 वोट प्राप्त हुए, नितिन नवीन जी को 90,000 के आसपास वोट प्राप्त हुए थे वहां पर, और जो 7500 वोट प्राप्त कर रहे हैं आप उसको डायरेक्ट मुकाबले में ला रहे, और जिसका 50,000 वोट है वो मुकाबले से बाहर चला गया। तो मुझे तो नहीं समझ में आ रही कि कौन से गणित पे यहाँ चर्चा हो रही है और कौन से नैरेटिव पर यहाँ चर्चा हो रही है। मीडिया के अंदर नैरेटिव सेट करना आज के लिए पीआर एजेंसियों का काम है, और देश और बिहार पीआर एजेंसियों से नहीं चलता है, चुनाव पीआर एजेंसी से नहीं चलता है। और इस बात का साक्ष्य जो है 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर जी को मिल चुका है कि जो उनका भ्रम था कि पीआर एजेंसी के थ्रू काम करेंगे और पीआर मैनेजमेंट के थ्रू काम करेंगे और पूरे देश में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन कर देंगे, और इस तरह की बड़ी बड़ी बोली वो बोल रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल को बिहार के अंदर कम आंकना, ये बहुत बड़ी भूल है लोगों की। और चलिए प्रवेश जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ विक्रांत जी भी जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे। मैं ये मानता हूं वैभव जी कि जब आप बात करें तो बहुत स्पष्ट बात करें
कि जिस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को 50,000 वोट प्राप्त है, आप उसको चुनाव में प्रतिद्वंदी नहीं मानते। जिस कैंडिडेट को 7500 वोट प्राप्त है, आप उसको प्रतिद्वंदी मानते हैं। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीआर का खेल है। चलिए, हमारे साथ विक्रांत विक्की जी भी जुड़े हुए हैं, जो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। विक्रांत जी, आपका क्या मानना है? पीके के दावों पर बांकीपुर से उनका चुनाव लड़ना, पहली बार वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। पहले वो चुनाव के लिए रणनीतियां बनाते थे, लेकिन अब वो खुद उम्मीदवार हैं। वैभव जी, मैं बताऊं, मुझे तो हंसी आ रही है। कुछ नेटवर्क की दिक्कतें हैं, हम रामकुमार पाल जी के पास चलेंगे, आपके पास आएंगे सर। रामकुमार पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट आसान रही है 1995 से ही, लगातार आप आसानी से जीतते रहे हैं। आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि आपको 50% ज्यादा वोट यहां मिलते हैं। कायस्थ समाज का दबदबा है, 70,000 के करीब वोट हैं, आपके ही पक्ष में लामबंद होते हैं। लेकिन पीके, आपके पास आएंगे विक्रांत जी, कुछ नेटवर्क की दिक्कतें हैं आपके साथ, अपनी टीम से मैं बात कर रहा हूं। तो रामकुमार पाल जी, आपके हिसाब से अगर पीके अपनी पूरी मशीनरी के साथ लगते हैं, 2025 के विधानसभा चुनाव हमने देखा था, उनके साथ काम करने वाले लोग, कितनी बड़ी उनकी एक टीम है, पीआर की तरह कैसे चीजें मैनेज होती हैं, नैरेटिव सेट करना उन्हें आता है, मीडिया भी बराबर तवज्जो देती रहती है। अगर पीके को सफलता मिल जाती है तो कितना बड़ा झटका होगा बीजेपी के लिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली सीट ही चली जाए तो नहीं होगा। और पीके का आईपेक कंपनी देश में चुनाव लड़ाना और चुनाव लड़ा के पैसे कमाना इनका बिजनेस ही है। लेकिन यहाँ बिहार की जनता ने दिखा दिया, और बिहार की जनता विकास के साथ खड़ी है। बिहार की जनता विनाश के साथ नहीं जाएगी। और पीके क्या करते हैं, अभी कुत्ता बिल्ली का शब्द आपने पीके से सुनवाया और आलोक जी ने हमारे ऊपर ढकल दिया। कांग्रेस बीजेपी वाले कुत्ता बिल्ली करे, नहीं भैया, जनता कुत्ता बिल्ली नहीं है, जनता मालिक है, जनता के सेवक है। बीजेपी सेवा करती है, मलिकाना हक जनता के पास है, वहीं रहने दो, उसी के ही हक है, उसी का भारत है। ये किसी परिवार का भारत नहीं है, ये जनता का भारत है। जनता को अगर अभद्र भाषा सुनाएंगे तो जनता रिजल्ट ताबड़तोड़ देती है, आलोक भाई ने स्वयं कहा है। तो इसके लिए जनता से कभी ना खिलवाड़ करो, लड़ो। लड़ना है, जनता जिसको चाहेगी जिता देगी, जनता चाहेगी उसको मट्टी पिला देगी। तो वहां पे बीजेपी का जो विकास कार्य चल रहा है, आज सम्राट जी हो या पूरी टीम को विकास के लिए वहां खड़ा किया गया है, और विकास के कार्य भी हो रहे हैं। पूर्व में आपने कभी सोचा था कि विकास के कार्य होते थे? पूर्व में यही बस मंदिर और मस्जिद। आज आप लोग कभी मंथन नहीं करते हो कि देश की सारी, लेकिन रामकुमार पाल जी, पीके इसी विकास को मुद्दा बना रहे हैं। उनकी टीम, अगर आप पीके के एक्स हैंडल पर जाएंगे, जनसुराज के एक्स हैंडल पर जाएंगे, तो लगातार बांकीपुर के नालों की तस्वीरें भेज रहे हैं, सड़कों की तस्वीरें वो शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि जो सीट बीजेपी के पास पिछले 30 सालों से है, उस सीट पर ही अगर विकास नहीं हुआ है तो बाकी राज्य में विकास की आस कैसे लगाए जनता? ऐसा तो है नहीं कि बांकीपुर बहुत समृद्ध विधानसभा क्षेत्रों में आ गया हो, वहां की स्थिति बदहाल है, ऐसा जनसुराज का कहना है, और उसके जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी है। मैं मानता हूं आपको जो कहना है उनके हैंडल से पढ़ के कीजिए, लेकिन ये पहले सरकारों में क्या मांग होती थी केंद्र से? चाहे कांग्रेस के समय, मनमोहन के समय क्या मांगते थे? विशेष दर्जा, विशेष पैकेज। पैकेज मांग के क्या बताएं? अभी आलोक जी तो खुल के कहते हैं, मैं तो खुल के नहीं कह पाता कि पैकेज मांग के सरकार चलेगी। उस पैकेज का मतलब क्या हुआ? क्या मांग रहे हो? और आप में सक्षमता नहीं है तो आप सरकार में क्यों आते हो? पैकेज के भरोसे कोई हम लोग पैकेज मांग रहे हैं क्या? केंद्र है, केंद्र के साथ काम कर रहे हैं, वहीं से उत्पन्न है, वहीं खर्च है। आज जितने भी चीजें बन रही हैं, या पटना एयरपोर्ट कभी आपने सोचा था ऐसा बनेगा? कभी सोचा था? या मुंबई जैसा मरीन ड्राइव वहां बना है, आपने कभी सोचा था? विपक्ष ने कभी कहा था? और विपक्ष आज भी, चाहे इनके जितने भी सांसद हो, ये कभी भी हमारे क्षेत्र में काम ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, उसकी मांग केंद्र से या सत्ता पक्ष से नहीं करते। बस इस मदरसे को रिपेयर नहीं किया, इस मदरसे की बंद कर दी, इस कब्रिस्तान की ये बंद कर दी, यही करते हैं। इनके दिमाग में पता नहीं वो क्या है। और मैं तो सारी पार्टियों से, सारे लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, आत्ममंथन कीजिए कि क्या आदिवासी को कोई वोट दिया आपने? यादवों को कोई वोट दिया आपने? हाँ, ब्राह्मण को तो वैसे ही आप अपने नाम पे ही करोड़पति बना दिया।
उसके खिलाफ सब कुछ करते हैं। कुछ गलतियां हमारी सरकार ने भी की है, अभी जो कुछ लाया था, लेकिन भगवान शुक्र अदा करे सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया। तो आत्ममंथन करना चाहिए। अगर संविधान है तो सबको सबका हक मिलना चाहिए, एक विशेष वर्ग को ही क्यों, एक विशेष वर्ग के साथ ही क्यों। आज मैं पूछना चाहता हूँ आलोक जी से, बड़े हमारे ब्रह्म है वो, मैं आलोक जी, मस्जिदों और चर्चा का गिरजाघरों पे क्यों नहीं है ये आपका चलिए अधिग्रहण, राम क्यों कुमार नहीं? पाल जी, एक मिनट मेरे हमारी को भले बातचीत का मौका दे विषय देना, ये नहीं है सर। मुझे मौका देना। मैं आलोक जी की बात सुनना चाहता हूँ। आलोक जी को मैं पसंद भी करता हूँ। सिर्फ हिंदुओं मंदिरों पे अधिग्रहण क्यों है इतने वर्षों से, क्यों है? ये सवाल करना नाजायज है कि इस भारत के अंदर? राम कुमार पाल जी, किसी दिन हम इसी विषय पर बातचीत कर लेंगे। अभी ये नहीं, डॉक्टर मुझे आलोक के पास आलोक जी चलते से हैं। सुनना है, नहीं, बाकी अगर तो आप सब एक ही अनुमति बात। दें तो उसका उत्तर मैं दे सकता हूँ। मूल विषय मुझे से नहीं जरूरत आलोक जी से नहीं है। सुनना हटते है। सर, इस बातचीत का हमने एक मुद्दा रखा हुआ है। डॉक्टर आलोक के पास ठीक चलते हैं। है, आलोक जी, ठीक आप है, राम कुमार ठीक पाल है। जी को जवाब दे सकते हैं, लेकिन मेरा एक सवाल और आपसे है। प्रशांत किशोर खुद बार बार कह रहे हैं कि ये सीट मुश्किल है, बीजेपी की परंपरागत सीट रही है, फिर भी आपके हिसाब से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं वो? अभी मुश्किल से नवंबर दिसंबर में ही तो चुनाव हुए थे बिहार में 25 में, तब क्यों नहीं लड़े थे? जब बार बार चर्चा की जा रही थी कि आपको लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए। राघोपुर से एक बार बात हुई, वहां पर वो गए भी थे, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, एक सीट से लड़ूंगा तो बाकी सीटों पर प्रचार नहीं कर पाऊंगा। अब क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, इस पे खास बात यह है कि ये एनर्जी 30 से 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के पास है। पीके अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके अपने संगठन के लिए बहुत अच्छा है। कम से कम उनके कार्यकर्ताओं में जोश आएगा जो चुनाव के हार के बाद थोड़ा सा बहुत बुरी तरह से हार के बाद ज्यादातर, या मुझे जहां तक जानकारी याद आ रही, सारे इनके जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो पीके का चुनाव लड़ना बहुत ज्यादा क्या होगा, वो हार जाएंगे। लेकिन अगर वो जीत गए तो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका वही निभाएंगे, जैसे उनकी भाषण शैली और जैसे उनका मस्तिष्क है, जैसा उनके प्रत्युत्पन्न मति है। भैया किसी का साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी टीम से बोल दिया है सर जी। तो मेरा अपना मानना है कि पीके का लड़ना पीके के लिए फायदेमंद है, उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आलस्य है वो आलस्य थोड़ा कम होगा, क्योंकि बेहतर फाइट आएगा। पीके एक फेस है, इस बात को स्वीकार करना होगा। वोट मिले न मिले, लेकिन मीडिया अटेंशन तो मिल ही जाता है ना। पीके का सहारा तो बीजेपी ने भी लिया, पीके का सहारा ममता बनर्जी ने लिया, पीके का सहारा जो लोग विरोध करते हैं उनने भी लिया, बहुत सारे लोगों ने। तो इसलिए आप पीके को निगलेक्ट नहीं कर सकते। और 1.5-2 साल के संगठन पर अगर कोई व्यक्ति पूरे राज्य में चुनाव लड़ता है तो नोटिसबल तो है, ऐसा तो नहीं है। आरजेडी का तो पूरा एक वजूद रहा है, लंबे समय तक वो सत्ता में रही है, 24-25 सीटों में आके सिमट गई आरजेडी। उसको खुद भी चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन बात अगर पीके की आती है तो मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो असंतुष्ट लोग हैं, उसमें सवर्ण भी असंतुष्ट है। सम्राट चौधरी से जिस तरह से भरत भूषण तिवारी हत्याकांड में सम्राट चौधरी का निगेटिव चिंतन रहा, उनका अप्रोच बिल्कुल निगेटिव है। बिहार की जनता, वहां के लोग विरोध में, ओबीसी विरोध में, दलित विरोध में। उसने कहा कि जब बाढ़ आई थी तो आप लोग नहीं आए थे, तो नीतीश कुमार की सरकार भी वहां नहीं पहुंची थी। तो इसलिए भरत भूषण तिवारी की हत्या के बाद जिस तरह का नैरेटिव बन रहा है, जिस तरह से सवर्ण डोमिनेटेड वो सीट है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो वैसे भी नहीं बदलेगी। बिल्कुल डॉक्टर आलोक जी से मैं बिल्कुल जेडीयू में नीतीश कुमार ने उसका उस हत्याकांड का भी, अरे भाई बीच में नहीं भाई। विक्रांत विक्की जी आपके पास आएंगे सर, आपके पास आ रहे हैं, अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर आलोक जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसकी हत्या तो नीतीश कुमार ने भी किया। आप सोचिए, जिसको मुख्यमंत्री बचा रहे हैं, जिस अधिकारी को उन्होंने तुरंत सस्पेंशन के बाद तुरंत दूसरी पोस्टिंग दे दी, उसका तो नीतीश कुमार भी विरोध कर रहे हैं, जेडीयू भी विरोध कर रही है, इवन बीजेपी के सवर्ण नेता चौधरी जी भी विरोध करके आए। तो सम्राट चौधरी का जो एरोगेंस है मुख्यमंत्री का, एक ही महीने में निकल के आ गया। तो सम्राट चौधरी के लिए यह संकेत है कि अगर आप सही तरीके से, आपको राजा बनाया तो निश्चित तरीके से काम करिए। आप वहां एक बच्चे की हत्या हो गई, पुलिस ने गलत तरीके से मारा और आप उसे सवर्ण बना ओबीसी जनरल करने में लगे। कैसे मुख्यमंत्री आप हैं? तो ये भी तो उन्हें समझना ही होगा। इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, ये चुनाव दिलचस्प होगा। हार जीत तो अंतर तो जनता तय करेगी। चलिए
परवेज जी के पास चलते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, आपके पास आ रहे हैं। विक्रांत बिक्की जी आपके पास आ रहे हैं सर, आपको पूरा समय देंगे, आप थोड़ा देर शांत हो जाइए आप। परवेज जी, तेजस्वी यादव आरजेडी को लेकर पिछले कई सालों से बात हो रही है कि जिस तरह से सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए आप लोगों को, आप लोग निभाते नहीं है। चुनाव नजदीक आता है तो उसके 1-1.5 महीने पहले ही आप सक्रिय होते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। पीके और उनकी टीम का भी यही कहना है, जनसुराज भी यही कहती आई है कि जो जिम्मेदारी विपक्ष को सही मायने में निभानी चाहिए वो जिम्मेदारी हम लोग निभा रहे हैं। हर मुद्दे पर सड़क पर उतरते हैं, पीड़ितों से मुलाकात करते हैं, ये काम तो आरजेडी को भी करना चाहिए। देखिए, आपके पास कौन सा चश्मा है मैं वो नहीं पता चल पा रहा है मुझे वैभव जी, कि भारतीय जनता पार्टी के कुनीतियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर देश में किसी ने बोला है तो वो उसमें राष्ट्रीय जनता दल का नाम है। और अभी जो बात हो रही थी, चूंकि यहाँ पर देश से लेकर दुनिया की सारी बातें हो गई, हम चर्चा कर रहे थे केवल एक बांकीपुर उपचुनाव को लेकर। एक हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट साहब हैं, वो कह रहे थे कि हमारी बीजेपी बहुत अच्छा कर रही थी। अगर आपकी बीजेपी बहुत अच्छा कर रही थी तो भरत तिवारी जैसे लोगों को हथियार उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरी तरफ हमारे दूसरे पॉलिटिकल एक्सपर्ट साहब कह रहे हैं कि भरत तिवारी का समर्थन तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अभी वोटिंग होगा, क्योंकि भरत तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ। तो भरत तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ, वो उसके लिए सबसे पहले आरजेडी ने बोला, और हमारे सांसद माननीय सुधाकर सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और सरकार केवल एक इंस्पेक्टर और एक थाने के ऊपर जो आरोप तय कर रही है, हमारे सांसद माननीय सुधाकर सिंह जी ने स्पष्ट कहा कि ये कोऑर्डिनेशन जो इनकाउंटर का होता है वो आईजी से होता है, और उसमें पटना सेंट्रल आईजी इन्वॉल्व है, जिनके आदेश पे वहां टीम गई और टीम जाकर इनकाउंटर करी। तो केवल और केवल छोटे पदाधिकारी को आप कैसे बलि चढ़ा सकते हैं, जबकि बड़े पदाधिकारी से आपसे सवाल पूछने की इस सरकार में हिम्मत भी नहीं है। ये हमने पोल खोला। दूसरी बात आप समझ लीजिए कि इस बिहार के अंदर, इस देश के अंदर कोई एक भरत तिवारी नहीं खड़े हैं। जिस प्रकार से सरकार, अगर हम इस प्रकार के हथियार उठाने का समर्थन करने लगे तो इस देश के अंदर गली गली में हर एक जगह से भरत तिवारी पैदा हो जाएंगे, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। अब जहां पे आप बात कर रहे हैं, हमारे एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट साहब रामपाल साहब बैठे हैं, वो बांकीपुर विधानसभा को शायद नहीं जान पाते। बांकीपुर विधानसभा के अंदर बोरिंग रोड वन ऑफ द मोस्ट पॉश एरिया कहा जाता है, जहां अगर आधे घंटे बारिश हो जाएगी तो आप बाइक लेके नहीं जा पाएंगे, आप पैदल नहीं चल पाएंगे, आपका घुटना कमर तक, जहां पर कई बड़े बड़े बीजेपी के नेता का घर है, जैसे आप रविशंकर प्रसाद जी का घर नागेश्वर कॉलोनी बोरिंग रोड के अंदर, राजीव प्रताप रूडी जी का घर बोरिंग रोड नागेश्वर कॉलोनी के मेन फ्रंट पर, अगर वहां आधे घंटे अगर बारिश हो जाएगी तो आप उस गली से बाइक लेकर पैदल भी नहीं जा पाएंगे। ये बोरिंग रोड के पॉश एरिया का घर आपको मैं नक्शा बता रहा हूं, जहां पर केंद्रीय मंत्रियों का घर है। अब आप समझ लीजिए कि 30 साल में बांकीपुर विधानसभा को किस प्रकार से ड्रेल कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। जहां भी आप कहीं मकान बनाने जाएंगे, वहां पर आप मकान के नाम पर आपका शोषण होगा, वहां पर पुलिस प्रशासन किस प्रकार शोषण करती है, वहां पर सरकारी पदाधिकारियों का क्या चलन है। आप एक भी काम, पटना के सचिवालय कलेक्ट्रेट जो है ना, पटना का कलेक्ट्रेट बांकीपुर विधानसभा के अंदर आता है। उस विधानसभा के अंदर, बांकीपुर के अंदर जो कलेक्ट्रेट है, वहां एक भी पेपर जन्म से लेकर मरण तक, राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड का कोई भी काम, डॉक्यूमेंट्स आप बिना घूस के नहीं दे सकते या नहीं बनवा सकते। मैं ये चुनौती दे रहा हूं आपको अंदर। दूसरी बात अभी उठी, शमशान घाट, जहां बाबू देश के पहले राष्ट्रपति हमारे राजेंद्र प्रसाद जी उसी शमशान घाट पर विलीन हुए। वहां बांस घाट शमशान घाट के अंदर अभी देखिए मामला सामने आया, वो शमशान घाट बेच दिया गया और वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों दे दिया गया। जहां अभी चीता जलाने में भी लोगों की पॉकेट ढीली हो रही है और अनाप शनाप पैसा वसूला जा रहा है, जलाने के नाम पर, दाह संस्कार के नाम पर। ये भारतीय जनता पार्टी की कृत्य है, कुरीतियां है, जो हम केवल और केवल बांकीपुर से निकाल कर दिखा रहे हैं। अगर जब बांकीपुर से बाहर जाएंगे, पूरे पटना की बात करेंगे तो और बड़ा देखना पड़ेगा, और जब पूरे बिहार की बात करेंगे तो ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे, और जब पूरे देश की बात करेंगे तो इनको मुंह छुपाना पड़ जाएगा। चलिए विक्रांत बिक्की जी के पास चलते हैं, जो जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। जी विक्रांत जी, आप अपनी बात रखिए सर।
चाहते हैं, बहुत ही बुरा स्थिति है। वो ना ही उनको मैं कभी भी लीडर के रूप में नहीं देखा, उन्हें मैं हमेशा डीलर के रूप में देखा। वो कहीं भी जाते हैं डील करना जानते हैं वो, है ना। और बांकीपुर की जनता के साथ साथ बिहार की जनता भी उनको नकार दिया है। दूसरी बात कहना चाहूंगा आरजेडी के बारे में। आरजेडी क्या विकास के बारे में बात करेगी, जिसने सिर्फ नरसंहार कराया, जात से जात को लड़वाया। अभी जो भरत तिवारी जी का जो मामला अभी उठ के आ रहा है, सारे विपक्षी पार्टियां सिर्फ उसको जातीय रंग देने के चक्कर में लगे हुए हैं कि कैसे इसको जातीय रंग दिया जाए और बिहार को वही 20 साल पुराने जो जंगल राज था उस तरफ ढकेला जाए। जात से जात को, अगरा से पिछड़ा को, पिछड़ा से अगरा को लड़वाया जाए। अभी सम्राट चौधरी जी के बारे में ये लोग कह रहे थे कि कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अरे उन्होंने तो जुडिशरी इंक्वायरी बैठा दी। एक जज जाएंगे, उसका इंक्वायरी करेंगे और रिपोर्ट को दिया जाएगा, और जो भी उसमें गुनाहगार होंगे उन्हें सजा निश्चित रूप से दी जाएगी। इसमें कहाँ कोई ये है, हमें एकदम पारदर्शिता है, इसमें कहीं कोई विपट नहीं है। उनको और उनके मंत्रिमंडल के डॉक्टर अशोक चौधरी जी अभी जस्ट कल गए हैं, वो वहां जाके मिले हैं, घंटों बैठे हैं, उनके पिताजी से, माताजी से उन्होंने वार्तालाप किया है, उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है और किया भी है मदद। फिर अश्वनी चौबे जी भी गए, सब लोग जा रहे हैं, सब लोग उस परिवार के साथ हैं। क्यों रही है? अगर भरत तिवारी वाले मामले पर ही बात करें, वैसे हमारे इस बातचीत का वो मुद्दा नहीं है, लेकिन विक्रांत विक्की जी जिस एनकाउंटर की हम बात करें, क्या सच में एनकाउंटर है वो? तो उसको क्या सच में वो एनकाउंटर है वो? वैभव जी, मैं नहीं बता सकता हूँ वहां प्रत्यक्षदर्शी नहीं। अभी उसी के लिए तो इंक्वायरी बैठाई गई है। उस इंक्वायरी में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसका एनकाउंटर हुआ तो जेडीयू और बीजेपी नेताओं को उनके परिवार से मिलने की क्या जरूरत है? अरे मैं इसमें सरकार तो जहां तक विकास बिहार बांकीपुर पर आते हैं। बांकीपुर पर हम लोग पटना जाते थे, बांकीपुर पटक की बात है। पटना जैसे राजधानी में बिजली नहीं रहती थी, सड़कें थी। आज देखिए बिहार जगह डेवलप, हर चीज से पर बिहार है। और नीतीश कुमार जी का ये बिहार मेरा परिवार, सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचो। चलिए विक्रांत जी आपके पास आएंगे, रामकुमार पाल जी के पास चलते हैं। रामकुमार पाल जी, एक आखिरी सवाल होगा आपसे, आप बाकी मेहमानों से भी इस आखिरी सवाल का जवाब लेंगे। बीजेपी सीधे तौर पर बांकीपुर में लड़ाई लड़ेगी, नितिन नवीन के किसी करीबी को टिकट दिया जा सकता है, ऐसी बातें हो रही हैं। उनकी भी बात प्रमुख रूप से मानी जाएगी क्योंकि पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सुनी तो जाएगी ही। लेकिन क्या आपको लगता है बीजेपी उतनी ताकत इस सीट पर झोंकेगी, उसे इस सीट निकालने के लिए? जैसे बीजेपी लगातार चुनाव लड़ती है तमाम राज्यों में, तमाम राज्यों के मंत्रियों विधायकों को लाकर वहां झोंक देती है, अभी क्या ऐसी स्थिति है बीजेपी के लिए वहां पर कि सीट आसानी से निकल जाएगी या पूरी ताकत लगानी पड़ेगी? पीके के आने से क्या कुछ बदल गया है आपके हिसाब से? देखिए, बीजेपी पूरी संगठन की पार्टी है और एक पार्षद के चुनाव में भी उतनी ताकत लगाती है जितनी सांसद के चुनाव में लगाती है। ये हमारे यहाँ भटकने वाला काम नहीं है, लेकिन बांकीपुर की जनता समझदार है। वो जिस भी उम्मीदवार को जिताएगी वो जनता का उम्मीदवार जीता होगा। इसके लिए जनता की जीत होगी, उसमें कोई लेकिन होगी नगर नहीं होगा। और अभी बीजेपी का उम्मीदवार आया नहीं, इसके लिए हम कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पीके आपके लिए बिहार में सिरदर्द बन गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्राट चौधरी को सीधे वो अपराधी बोलते हैं कि एक अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया है मोदी जी ने, शाह जी ने। पीके लगातार ऐसी भाषा में बात करते आए हैं, मीडिया में खुले मन से बात करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पीके बीजेपी के लिए बिहार में एक ऐसा कांटा बन गए हैं जो लगातार चुभ रहे हैं? वो ऐसी कोई बात नहीं है, और जितने अपशब्द वापरेंगे उन्हीं के खिलाफ जाएंगे, जितने अपशब्दों का उपयोग करेंगे उनके उतने वोट कम होंगे। जनता के सामने अपशब्द सुनने के लिए अब जनता तैयार नहीं है। जनता गुंडा राज के चक्कर में नहीं पड़ेगी। जो भी उसका विकास होगा, जो उसका नजदीकी होगा, जो उसको उपलब्ध होगा काम के समय, उसी को जनता देगी। जनता अब वो जनता नहीं रह गई कि भेड़ बकरी जैसी चाल में पीछे चलने वाली। जनता बहुत जागरूक है, बहुत जागरूक है।
और वो जान रही है कि देश किसके साथ चलेगा, का विकास कौन कर सकता है। अभी हमारे भाई कह रहे थे आरजेडी वाले, भैया वाटर लॉबिंग तो विकसित शहरों में भी है, चाहे पूना हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली में हो, आधे घंटे में वाटर लॉबिंग सभी होता है। अब इसके लिए हम ही लोग दोषी है, तो आप लोग सरकार में क्यों बनाए थे? ये देश के अंदर देश की समस्या, देश को रिवर डिपिंग और रिवर जॉइंटिंग ही आवश्यक है। ये बहुत जरूरी काम है, ये करना चाहिए सरकारों को, हमारे केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। क्योंकि अब मुंबई जैसे विकसित शहर जहां महानगर पालिका 86,000 करोड़ की एक महानगर पालिका है, वहां भी ये समस्या है। तो एक बांकीपुर को आप लेकर इस समस्या वैभव का जी, समाधान चाहते हैं? चलिए नहीं, बोलिए, आप वैभव युवा जी, नेते इस हैं, बातचीत आप की बोलिए, आखिरी युवा नेता टिप्पणी हैं। डॉक्टर आलोक के पास लेते हैं। आपके पास आ रहे हैं परवेज जी। जी डॉक्टर आलोक जी, आखिरी में आप कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, बांकीपुर का उपचुनाव पीके के आने के बाद दिलचस्प जरूर हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी को जो ये था कि ठीक है 40 साल से हम चुनाव जीत रहे हैं, एक बार फिर से अपनी ताकत को पूरा झोंकना पड़ेगा। और जो उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल का माना जाता है, पीके के आने के बाद आरजेडी का उम्मीदवार ऑलरेडी है और 45,000 वोट वो पहले पाया था, तो इस बार चुनाव दिलचस्प जरूर है। कम से कम आनंद आएगा उपचुनाव में, वन साइडेड जैसा नहीं लगेगा, और बिहार की जनता को एक सीट में पूरे राज्य के चुनाव का मजा मिलेगा, आनंद आएगा। लोकतंत्र में चुनाव ही तो आनंद देता है। और अगर बिहार की जनता ने कहा कि बीजेपी की सरकार तो बदल नहीं रही, चलो एक ऐसे आदमी को लेके चलते हैं जो कम से कम मुख्यमंत्री से सीधा टक्कर ले ले, यही चिंतन एक ऐसी बात है जो बिहार की जनता को आनंद की तरफ लेके जाएगी। लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी कैसे चुनाव जीत के आए थे? क्या संगठन था कांग्रेस के सामने, 2 सांसद केवल। तो ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे ही खड़ी हुई है। जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े 6-7 जगह से पहली बार, और ज्यादातर जगहों से जमानत जब्त हुई, केवल एक जगह से जमानत जब्त नहीं हुई, तो लड्डू बांटे थे बीजेपी ने जनसंघ के रूप में कि यार कम से कम एक जगह इतने लोग तो हैं जो हमको पसंद करते कि जमानत जब्त नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं उम्मीद नहीं करता, वो भी इसी तरह से संघर्ष करके सत्तारूढ़ दल के अगेंस्ट आकर के आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो जब बीज छोटा होता है, वृक्ष छोटा होता है, तो हम उस पर व्यंग मार सकते हैं। नदी जहां से उद्गम होती है बहुत छोटी लगती है, विकराल रूप बाद में लेती है, फिर शहर के शहर और गांव के गांव उस नदी के वेग में बह जाते हैं। तो पीके के लिए अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि क्या वो बड़ा वृक्ष बनेंगे, क्या वो बाढ़ की नदी बनेंगे, क्या उसमें हजारों सैकड़ों नाले नदी मिलेंगे, ये अभी समय के गर्भ में है। लेकिन पीके के बांकीपुर चुनाव में आने के बाद चुनाव बहुत दिलचस्प है, और मुझे लगता है बिहार की जनता को एक मौका जरूर देना चाहिए। यह चुनाव मुख्यमंत्री का नहीं है, मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही रहेगा। पीके से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं जीवन में कभी नहीं मिला, लेकिन कम से कम एक नए व्यक्ति को मौका जरूर मिलना चाहिए। चलिए प्रवेश जी के पास चलते हैं। एक आखिरी टिप्पणी आपकी इस बातचीत में। देखिए वैभव जी, मैं चाहता था कि डिबेट बांकीपुर तक ही हो और डिबेट बांकीपुर के मुद्दों पर ही हो तो ज्यादा बेहतर हो। अगर चुनाव मैं अभी पाल साहब बता रहे थे कि पिछली सरकारों ने क्यों नहीं किया, तो मैं निश्चित तौर पे बता रहा हूँ कि पाल साहब शायद बांकीपुर की सरहद और उसकी चौहद्दी से वाकिफ नहीं है। अगर सरहद और चौहद्दी से वाकिफ होते तो शायद उनको समझ में आता कि बांकीपुर विधानसभा के अंदर राजा पुल साइड में एक जगह है, राजा पुल जो गंगा नदी में जिसके बाद सीवर जाता है, वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आज से नहीं, वो हमारी सरकार के द्वारा ही बनाया गया था। वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का आज दिन दशा ये है कि उसको मेंटेन भी ये सरकार नहीं कर पाई। जो नमामि गंगे और इन सारे पैसों की जो लूट कर रही थी, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारी सरकार ने बनाया था, लालू यादव जी की सरकार ने बनाया था, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने बनाया था, 30 साल के बाद वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी उनसे मेंटेन नहीं हो पाया। दूसरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बांकीपुर में ही है, वो है आप गांधी मैदान से अंटा घाट के पास जब जाएंगे तो अंटा घाट से जो गंगा नदी में जो सीवर जा रही है, वहां पर दूसरा कलेक्ट्रेट के पास बनाया गया था। वो भी आज दशा ये है कि वो डायरेक्ट सीवर का पानी गंगा नदी में, पूरे पटना का डायरेक्ट सीवर जो है वो गंगा नदी में बह रहा है। कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ गंगा नदी की सफाई पे, नमामि गंगे के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर ये चंदा चोरी और ये घोटालेबाज और लूट मार वाले लोगों की सरकार चल रही है। और जो 30 साल पहले, 25 साल पहले, 20 साल पहले
जो सीवर लाइन बनाया गया, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया, वो भी इस डबल इंजन की, तथाकथित डबल इंजन की सरकार से मेंटेन्ड नहीं हो पाया। अभी इनका एक कीर्तिमान ये है कि 4 महीने पहले, 3 महीने पहले नितिन नवीन जी ने राज्यसभा जाने के बाद एक जो इनकम टैक्स गोलंबर से मंदिरी होते हुए एक बड़ा नाला था, जो पूरे 30 साल तक नाला खुला रहा। 4 महीने पहले उस नाले पे स्लैब डाला गया, जिसपे एक रोड का निर्माण किया गया, और नितिन नवीन जी ने राज्यसभा जाने के बाद उसका फीता काटा और उस रोड को अपने पिताजी के नाम से समर्पित कर दिया, नवीन सिन्हा जी के नाम से। ये उनकी उपलब्धि इस 4 महीने में रही। बाकी 30 साल पहले से उनके पिताजी ने, और अगर आप नितिन नवीन जी की अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे तो कहीं बोरिंग रोड में, पूरी बांकीपुर में कहीं कोई काम, कोई बड़ा कीर्तिमान अगर आपको दिखाई देता है तो मैं ऐसे टीवी चैनल पे आपके डिबेट में ऑन एयर बोल के जा रहा हूं कि उसको स्वीकार कीजिए और दिखाइए कि आपने काम कहाँ किया है। आपने जो पॉश एरिया है, डाक बंगला, गांधी मैदान, इनकम टैक्स, वहां पर आपने गैस पाइपलाइन और सीवर पाइपलाइन के नाम पर 1-1 साल तक रोड खोद के रखा। बोरिंग रोड के अंदर आपने सीवर पाइपलाइन के नाम पर हरीलाल का पूरा मकान नीचे बैठ गया। ये सब सरकार की गलती है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम अगर पूरे देश की बात करेंगे ना, और पूरे बिहार की बात करेंगे, तो ये भाजपा वाले मुंह नहीं दिखा पाएंगे। मैं उनको वहां चैलेंज कर रहा हूं जहां उनका गढ़ है, और 30 साल में उनको वहां पे अजय रहे हैं, उनकी कोई हार नहीं हुई है। मैं उस जगह से उनको चुनौती दे रहा हूं कि एक एक चीज मैं एक्सपोज कर दूंगा कि आपने कहाँ काम किया है, उसको सामने लाइए। चलिए विक्रांत विक्की जी के पास चलते हैं इस बातचीत की आखिरी टिप्पणी लेने के लिए उनसे। जी विक्रांत जी। चलिए विक्रांत जी अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हुए हैं। रामकुमार पाल जी, परवेज जी और डॉक्टर आलोक जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, वन इंडिया के साथ आप जुड़े, आपने इस बातचीत में हिस्सा लिया, अपनी बातें रखी। तो फिलहाल बांकीपुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं वहां से, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, और पीके के दावेदारी से, पीके के चुनाव लड़ने वाले ऐलान से बांकीपुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। बीजेपी का गढ़ रही है सीट, पिछले 30 सालों से बीजेपी यहां हारी नहीं है। बीजेपी को हमेशा से ही पिछले कई चुनावों से 50% से ज्यादा वोट मिले हैं, बड़े अंतर से जीत मिलती आई है। लेकिन इस बार क्या पीके कोई कमाल दिखा पाएंगे? क्या जनसुराज कांटे की लड़ाई दे पाएगी, टक्कर दे पाएगी, और क्या पीके जीत भी सकते हैं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे 4 अगस्त को, क्योंकि तभी आएंगे नतीजे। उससे पहले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। जो भी नए अपडेट आएंगे, जो भी नई जानकारी सामने आएगी, वो लगातार आपको वन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.